Good morning students, myself राजेश्वरी देवी राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम ले रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1939 ईस्वी में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच युद्ध नीति को लेकर मतभेद चल रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त बताया क्योंकि अब कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर भारत के 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कारण मुस्लिम लीग और उसके नेता कांग्रेस पर मिथ्या और निराधार आरोप लगा रहे थे और देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे थे। कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार जब 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दे दिए, तब जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डेलिवरेंस के रूप में मनाने का आग्रह किया। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया। इसके बाद भी वाइसरॉय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग देने के संबंध में बातचीत जारी रखी, परंतु इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। सच्चाई तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में ऐसे किसी प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं थी जिससे कांग्रेस और लीग की दूरी घटती हो। वह तो दोनों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी। नेक्स्ट लेंगे हम पाकिस्तान की मांग की उत्पत्ति। मुस्लिम संप्रदाय को पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम पंजाब के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने दिया। उन्होंने 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में लीग के वार्षिक अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, क्योंकि इन प्रदेशों में रहने वाले मुसलमानों के भाग्य का अंतिम निर्णय इसी प्रकार से सफलतापूर्वक हो सकता है। इस राज्य को अधिक विस्तृत न बनाने के उद्देश्य से उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अम्बाला डिवीज़न को इसमें सम्मिलित न किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे राज्य भारत से पृथक नहीं चाहते। कुछ समय बाद उन्होंने यह भी कहा कि मेरी यह योजना अंग्रेज़ों, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक समान हानिकारक होगी। भारतीय मुसलमानों ने तो डॉक्टर इकबाल के इस विचार को महत्व नहीं दिया, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुसलमान विद्यार्थियों ने अपने एक साथी चौधरी रहमत अली के नेतृत्व में इस विषय में विशेष रुचि ली। उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय लंदन में एकत्रित हुए भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधियों को यह सुझाव दिया कि उन्हें इस सम्मेलन में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के रूप में एक पृथक भूभाग की मांग करनी चाहिए। इन विद्यार्थियों को पाकिस्तान शब्द पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध के आरंभिक अक्षरों को बलूचिस्तान के स्थान के साथ मिलाकर बनाया था, लेकिन सर जफ़र-उल्लाह खां, यूसुफ अली और खलीफा शुजाउद्दीन जैसे महान व्यक्तियों ने विद्यार्थियों के सुझाव को विशेष महत्व नहीं दिया। सर जफ़र-उल्लाह खान ने तो इसे व्यर्थ की कल्पना और यूसुफ अली ने इसे विद्यार्थियों की योजना कहकर इसके प्रति उदासीनता का प्रदर्शन किया। मुसलमान नेताओं की इस उदासीनता के बावजूद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुसलमान विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के विचार का परित्याग नहीं किया और इस संबंध में अपना प्रचार जारी रखा। 1935 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक होने की घोषणा कर दी और एक पुस्तिका भी जारी की। इस पुस्तिका में यह तर्क दिया गया था कि यदि बर्मा को हिंदुस्तान से पृथक किया जा रहा है तो पाकिस्तान को भी भारतीय संघ में रहने के लिए विवश न किया जाए। वस्तुतः कांग्रेस लीग का आपसी असहयोग तथा ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस विरोधी नीति ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिनमें सांप्रदायिकता के आधार पर इस उपमहाद्वीप के विभाजन के अनेक प्रस्ताव सार्वजनिक बहस के विषय बन गए। 6 फरवरी 1940 को जिन्ना और वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के मध्य एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में लिनलिथगो ने अब तक की लीग की नीति को नकारात्मक नीति बताया और जिन्ना से कोई व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करने को कहा ताकि इंग्लैंड और अमेरिका में लीग की नीति स्पष्ट हो सके। जिन्ना ने 25 फरवरी 1940 को लीग की कौंसिल की बैठक में घोषणा की कि मुसलमान अंग्रेज़ों और कांग्रेस किसी के शासन के अधीन नहीं रहना चाहते और वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। 22 मार्च 1940 को लाहौर में लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में भी मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुसलमान किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं है, वरन एक राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। जिन्ना ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनके महाकाव्य भिन्न हैं, वीर नायक भिन्न हैं और उपाख्यान भिन्न हैं। ऐसा भी है कि एक का नायक दूसरे का शत्रु है और एक की विजय दूसरे की पराजय है। ऐसे दो राष्ट्रों को एक ही राज्य में जोतना, जबकि इनमें से एक अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक है, असंतोष को बढ़ावा देना
है और इस आधार पर जो भी भावी प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा वह कुछ ही दिन बाद ढह जाएगा। जिन्ना के इस विश्लेषण पर लीग ने अपना प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, जिनसे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित रहें। नेक्स्ट लेंगे हम पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए आंदोलन। फरवरी मार्च 1942 ईस्वी में दक्षिण एशिया में मित्र राष्ट्रों की युद्ध में स्थिति नाजुक हो गई। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी, अतः भारतीय समस्या के समाधान के लिए मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रस्तावों के साथ सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव और उनकी असफलता। 1940 के बाद की स्थिति। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में जब जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक होती गई तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को कुछ प्रस्तावों के साथ भारत भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव 2 भागों में थे। एक तो दूरगामी प्रस्ताव जो युद्ध के बाद लागू किए जाने थे और दूसरा तात्कालिक प्रस्ताव जो तुरंत लागू किए जाने थे। दूरगामी प्रस्ताव में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने तथा उसके द्वारा भारतीय संघ का संविधान बनाने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए इन प्रस्तावों में कहा गया कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा तो ऐसे प्रांतों को अपना पृथक संघ और संविधान बनाने का अधिकार होगा। तात्कालिक प्रस्ताव में वाइसरॉय की कार्यकारिणी में युद्ध मंत्री के अधिकारों से संबंधित विषय थे। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली कोई बात नहीं थी। यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी, तथापि लीग ने भी क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण के संबंध में स्पष्ट स्वीकृति नहीं थी। नेक्स्ट लेंगे इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन और भारत में चुनाव। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में मजदूर दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन दिया कि यदि मजदूर दल सत्ता में आया तो भारत को स्वाधीनता दे दी जाएगी। चुनावों में मजदूर दल को भारी बहुमत मिला और 10 जुलाई 1945 को मजदूर दल की सरकार स्थापित हो गई। चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बने। अगस्त 1945 में लॉर्ड वेवल ने गवर्नरों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें भारत में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1945 में चुनाव हुए। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन में कांग्रेस को सामान्य स्थानों पर तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर सफलता मिली। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों में कोई विशेष प्रभाव नहीं था और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही कर रही थी। नेक्स्ट है एटली की घोषणा और मंत्रिमंडल मिशन। भारत के उत्तेजित वातावरण को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। इस घोषणा में भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया। भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने अथवा छोड़ने की भी छूट दी गई। यह भी कहा गया कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बहुत चिंतित है, किंतु किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति रोकने के लिए निषेधाधिकार नहीं दिया जा सकता। यह भी घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल मिशन भेज रही है। यह मंत्रिमंडल मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का उद्देश्य एक नवीन वैधानिक रूपरेखा तैयार करना और केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। इस मिशन ने आते ही विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से बातचीत आरंभ कर दी। सर्वाधिक जटिल समस्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते की थी। मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी जबकि कांग्रेस अखंड भारत की मांग पर अड़िग थी। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई समझौता न हो सका तब मिशन ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन 11 मई 1946 तक चलता रहा। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग तथा इसके लिए जिन्ना की हठधर्मी के कारण सम्मेलन असफल हो गया। तब मिशन ने स्वयं ही एक योजना का निर्माण किया जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। 16 मई 1946 को इस योजना की घोषणा कर दी गई। मंत्रिमंडल मिशन की योजना की जो मुख्य बातें थीं वो इस प्रकार थीं। पहली, भारत में एक संघ शासन की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत तथा भारत की देशी रियासतें सम्मिलित हों। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक प्रांत को अपनी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। तीसरा, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सभी प्रांत 3 समूहों में विभाजित हो जाएंगे। पहले समूह में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा होंगे। दूसरे समूह में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब शामिल होंगे और तीसरे समूह में बंगाल और असम होंगे। चौथा,
ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को पूरी तरह लागू करेगी। 5वां, भारतीय देशी रियासतों पर नियंत्रण का अधिकार न तो संघ का होगा और न ही अंग्रेज सरकार के पास रहेगा। 6, प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक आधार पर पाकिस्तान की मांग न्यायोचित नहीं है। भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का यह एक ईमानदार प्रयत्न था। इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए केंद्र को निर्बल रखा गया और कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए एक संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया तथा 14 जून 1946 को कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया, किंतु कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को अंतरिम सरकार में मनोनीत करना चाहती थी। जुलाई 1946 में योजना के अनुसार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 10 जुलाई को पंडित नेहरू ने बंबई में एक वक्तव्य दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत है और मंत्रिमंडल मिशन योजना को संशोधित करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझती है। पंडित नेहरू का यह वक्तव्य गलत था, क्योंकि जिन्ना ने अपने लाभ के लिए इसका खूब प्रयोग किया। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड वेवल केवल मुस्लिम लीग के सहयोग से अंतरिम सरकार बनाने को तैयार नहीं हुआ। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को त्याग कर भारी कुर्बानी दी थी। अब उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक दंगे। धीरे धीरे जिन्ना की हठधर्मिता और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कांग्रेस से यह जबरदस्ती मनवाना चाहा कि भारतीय मुसलमानों की प्रामाणिक प्रतिनिधि संस्था लीग ही है। स्पष्टतया यह इतनी बड़ी मांग थी कि कांग्रेस उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस सदैव राष्ट्रीय संगठन होने का दावा करती रही थी। अंत में जब गवर्नर जनरल ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा, तब 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। 16 अगस्त से सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला आरंभ हो गया। मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही को अपनाने का निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अगस्त 1946 को कलकत्ता में इतनी भयंकर मारकाट हुई कि सारे देश में आतंक छा गया। तत्पश्चात नोआखली और तिपेराह के मुसलमान हिंदुओं पर टूट पड़े और उनकी बड़ी निर्दयतापूर्वक हत्याएं की। धीरे धीरे ये दंगे संपूर्ण भारत में फैल गए और पंजाब में तो चरम सीमा पर पहुंच गए। देश में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई और करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। पाकिस्तान की मांग को लेकर सारे देश में दंगे हो रहे थे। कलकत्ता के बाद नोआखली में हिंदुओं पर मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए। इसकी प्रतिक्रिया बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और अहमदाबाद में हुई, जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए। नेक्स्ट है एटली की घोषणा। भारत की विषम स्थिति से इंग्लैंड की सरकार भली भांति परिचित थी। अब उसने भारत को ऐसी बिगड़ी स्थिति में छोड़कर भारत से अपना अधिकार समाप्त करना ही श्रेष्ठ समझा। अतः लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत के उत्तरदायी व्यक्तियों को सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही ये घोषणा की गई कि लॉर्ड वेवल को भारत से वापस बुला लिया जाएगा और उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, जो भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल होंगे। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद ग्रहण कर लिया। तो ये था सांप्रदायिक राजनीति।